हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी इसी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की क्लास 4। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वन साइडेड लिमिट। ये आप सब जानते हो अच्छे से कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो आपने पढ़ी है वही होती है वन साइडेड लिमिट। अब वो क्यों आया कंसेप्ट, कैसे आया, बेसिक कंसेप्ट क्या चीज़ें हैं, वही आपको ग्रेजुएशन में 11th-12th का जो बेसिक कोर है, कंसेप्ट है, वही चीज़ों को इलेबोरेट करता है आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बहुत अच्छे से डीप तक क्लियर करेंगे, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। देखिए, अभी तक जो हमने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट में उसमें हमने पढ़ा था भाई कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन ए है, ए टू आर, सी उसका क्लस्टर पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू c की तरफ जाती हैं तो f की वैल्यूज l की तरफ जाती हैं। इसका मतलब हमने निकाल लिया था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे x c की तरफ जाता है वैसे वैसे ही f जो है वो l की तरफ जाता है। तो फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या बन जाती है, एट सी दैट इज एल। एल और एल एक क्या है, एल एक रियल नंबर है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, पहले की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये लिमिट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा है। तो एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम पहले वाली क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब उसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे फंक्शन मान लिया, इसमें ए कोई भी सेट है हमारा, तो हमने मान लिया एक ओपन सेट है 1 से 3 के बीच में, 2 रियल नंबर, और x जो है वो बिलोंग किस में करेगा, हमेशा a में बिलोंग करेगा। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने दी है यहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन, हर एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मैपिंग होती है कराने के लिए वो क्या चीज़ है वो डिफाइन की जाती है हर बार। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, ओके। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी लिमिट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है इस इंटरवल में, ये फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, दोनों बराबर हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसके एक बार बेसिक डिटेल में जानेंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, डीप में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फंक्शन वाले चैप्टर को जाके एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। ठीक है, ओके। और उसकी तो प्रैक्टिस भी कराई थी, है ना। तो फिर देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे इस इंटरवल को हमने 1 से 2, 2 से 3 में तोड़ा। ठीक है, तो अगर वैल्यूज जो है एक्स की वैल्यूज जो 1 से और 2 के बीच में है, ठीक है, एक भी हो सकती है, यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे लेस देन है। जब 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल है कि भाई चाहे 1.2 हो, 1.3 हो, इस ब्रैकेट में आपको 1 पॉइंट कुछ भी रखोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल कर आएगा। मतलब 2 से छोटा कितना भी हो, 1.99 भी रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो भी क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, और 1 रखोगे तो क्या निकल कर आएगा, तो भी 1 निकल कर आएगा। पर 2 नहीं लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाली डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं। और जब 2 से 3 रखते हैं, 3 तो नहीं रख सकते हैं, है ना। ठीक है, रख तो 1 भी नहीं सकते, उसमें ए में नहीं है। ठीक है, फिर भी लगा दिया हमने क्योंकि 1 पे भी 1 ही वैल्यू आएगी, और 2 क्योंकि 3 पर सेम वैल्यू नहीं आती, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया था, क्योंकि 1 पर भी 1 ही वैल्यू आ रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, वो जब फंक्शन की वैल्यू 2 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको आंसर में 2 देगा। अगर 2.99 है तब भी उसका आंसर कितना देगा, 2 ही देगा। तो 2 से 3 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ओके। चलिए इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो भाई, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1 है। जब फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, आंसर 1। एक्स की वैल्यूज जब 1 से 2 के बीच में है, ये है एक्स की वैल्यूज। ठीक है,
तो x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 1 है। ठीक है, 1 है। यहाँ पे क्या आ गया है, ओपन सर्कल आ गया है, क्योंकि यहाँ अगर मैं डार्क सर्कल कर देता, ओपन स्फेयर क्लोज स्फेयर आपने पढ़ा है डार्क, तो वो 2 वैल्यू मानी जाती, बट ये इस पे नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, क्योंकि 2 इसके अंदर है ही नहीं, एक ही है। 1 से 2 के बीच के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। ये है फंक्शन की वैल्यू y = x, हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज कितनी आ रही है मेरे दोस्त, इतनी आ रही है। ओके, यहाँ तक हो गई। अब जब 2 से 3 के बीच में देखते हैं, तो 2 से 3 के बीच में हम देखते हैं तो 2 अब की बार इंक्लूड हो गया है। डार्क सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे डार्क सर्कल हो चुका है, तो 2 यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं था, यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चीज देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फंक्शन है, ठीक है, उस पे लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, x जब x टेंड्स टू 2 पे है। ठीक है, अब बात दिमाग में ये आती है, जब 2 की बात कर रहे हैं तो 2 पे मैं अगर लेफ्ट से आ रहा हूं तो मुझे कुछ आंसर दिखा, भाई मैं 2 पे लिमिट जानना चाहता हूं। ठीक है, अब इसने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 2, f की वैल्यू बताओ। अब भाई देखो, अब 2 की तरफ टेंड्स करना है। अब ये तो नहीं बताया इसने पहले डेफिनेशंस में कि लेफ्ट से टेंड करना है या राइट से टेंड्स करना है, मतलब हमें 2 पे किस तरफ से जाना है, 2 को लेफ्ट की तरफ से जाना है 2 पे या राइट की तरफ से जाना है 2 पे। तो अब बात क्या होती है कि क्योंकि लेफ्ट से अगर 2 की तरफ जाते हैं तो उसमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, और जब राइट से 2 पर जा रहे हैं तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो दोनों अलग अलग आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमने पढ़ा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, लिमिट की मैंने 2 क्लासेस कराई हैं, एक 11th-12th की कुछ ट्रिक्स के बेस पे प्रैक्टिस कराई थी, और एक लिमिट का मैंने जब मैंने ग्रेजुएशन का पार्ट स्टार्ट किया था तो 11th-12th का जब दोबारा मैं करा रहा था तो उसमें एक लिमिट का बेसिक कंसेप्ट थे, तो वहां पे मैंने आपको लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। अगर आपने वो लिमिट वाली नहीं देखी है वीडियो तो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पर हमारी जो अभी तक थ्योरी चल रही थी लिमिट की, वो यहाँ पे फेल हो जाती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। ठीक है, ओके, तो फिर अब क्या किया जाए। अच्छा देखो, अगर मैं इस इंटरवल को जो 1 से 3 माना था, मैं उसको 2 से 3 कर दूं, ठीक है, और सारी कंडीशन सेम। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 3 में f की वैल्यू, मतलब चाहे 2 रखो या 2 दशमलव कुछ रखो, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 2 ही निकल कर आएगा। तो हमारा ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो भाई अब सिंगल ग्राफ है, आप अगर इसमें अब मैं पूछूं कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 करनी है, ठीक है, तो आप एक ही तरफ से टेंड्स कर सकते हैं, जो कि 2 के ऊपर राइट साइड से ही टेंड्स आप कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हमेशा 2 ही निकल कर आएगी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें आप दोनों तरफ से 2 के ऊपर जा सकते थे, लेफ्ट साइड से भी 2 के ऊपर जा रहे थे, आप राइट साइड से भी 2 के ऊपर जा रहे थे। लेफ्ट साइड से जा रहे थे तो वैल्यू कुछ और आ रही थी लिमिट, और जब राइट साइड से जा रहे थे तो वैल्यू कुछ और आ रही थी। तो ये दोनों चीजें डिफरेंस में क्रिएट कर रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये पाया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती भाई, क्योंकि एक ही पॉइंट के लिए, एक क्लस्टर पॉइंट के लिए, एक सी के लिए अलग अलग 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो भाई यहाँ पे तो बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इंटरवल को चेंज किया मैंने, तो यहाँ पर अब सेम आ गया, और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी 2। अब देखो, अगर मैं उसी पॉइंट के ऊपर जाऊं वापिस, ठीक है, यहाँ देखो, अगर अब इसी पॉइंट को, इसी इंटरवल के लिए मैं बात करूं 1-3 वाले इंटरवल में, तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं लेफ्ट साइड से जाता हूं 2 के ऊपर, 2 के ऊपर कहाँ से जाता हूं, राइट साइड से जाता हूं या लेफ्ट साइड से जाता हूं, दोनों लिख रखे हैं। राइट साइड से जाता हूं बोले तो 2 पॉजिटिव, मतलब 2 प्लस प्लस की तरफ से मैं जा रहा हूँ,
दो में कुछ भी जोड़ते हैं तो वो इस तरफ आएगा, तो इसको राइट साइड बोला जाता है। तो अगर दो की राइट साइड से आ रहा हूँ तो हमारी जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और दो के लेफ्ट साइड से, 2 माइनस का मतलब क्या है, दो के लेफ्ट साइड से आना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जन्म हुआ है हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी तरह से हमें पता चली थी कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और वो उनके इक्वल होगी। ये हम 11th-12th के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो बस एक बात इस डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, राइट हैंड लिमिट में जो सी होता है वो क्लस्टर पॉइंट राइट साइड से होता है। ठीक है, बोले तो यहाँ पे देखिएगा, जब इसकी कहने का मतलब ये जो 2 है राइट साइड से क्लस्टर पॉइंट बनेगा, मतलब इस इंटरवल का ये लिमिट पॉइंट होगा जब हम राइट साइड से टेंस कर रहे हैं। और जब लेफ्ट साइड से टेंस कर रहे हैं तो जो सी होगा वो लेफ्ट साइड से क्लस्टर पॉइंट होगा। ये वाली बात तो ध्यान रखें। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती हैं तो वही तभी हम उसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको सिखाया कि क्यों जरूरत पड़ी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। बस इतना ही मैं सिखाना चाहता था, हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें इस वजह से जरूरत पड़ी थी और इस वजह से हमने उनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक नया कंसेप्ट आता है, इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है, जैसे हम नहीं बोल रहे थे पहले, तो अभी तक हम जो लिमिट को टेंस करवा रहे थे, एक्स टेंस टू 2 करवा दिया या कुछ भी करा दिया, तो वो जो 2 था, जो क्लस्टर पॉइंट था, था, अब वो एक रियल नंबर था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कि रियल नंबर पढ़ा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट की बात होगी, प्लस इन्फिनिटी की या माइनस इन्फिनिटी की बात होगी। और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इनफाइनाइट लिमिट की बात करते हैं। जैसे रियल लिमिट अभी तक जो हमने पढ़ा था वो तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे हम एक्स को एक्स सी की तरफ जाता है, एक्स सी पे टेंड्स करता है, वैसे वैसे एफ एल पे टेंड करता है। एल एक रियल नंबर है, तो हम लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ इक्वल टू एल, ये हम लिख देते थे। अभी तक हमने यही पढ़ा है लिमिट के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें क्लियर करता हूँ। देखिए जरा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x², मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इसमें जब मैंने देखा कि अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए, व्हेन x इक्वल टू 0, तो हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड नहीं है, x इज नॉट बाउंडेड एट द नेबरहुड ऑफ 0। कोई भी हम नेबरहुड लेते हैं तो यहाँ पे वो डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि भाई जब भी कोई फंक्शन किसी के नेबरहुड में बाउंडेड नहीं है, बोले तो अनबाउंडेड है, तो वहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। या इस बात को इस तरह से पढ़ सकते हैं, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जिस किसी पॉइंट के ऊपर, लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने रिवाइज कराया है, किसी पॉइंट पे जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पे उसका जो बाउंडेडनेस आपको नजर आएगी। ठीक है, उसके नेबरहुड में क्या फंक्शन कैसा दिखेगा, बाउंडेड दिखेगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट, किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड होगी। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड रहेगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन में बाउंडेड नहीं है, बोले तो अनबाउंडेड है। ये वाली थ्योरम आपके दिमाग में सेट होनी। ठीक है, तो भाई ये जब हम दिख रहा है कि x के 0, मैंने इसी पॉइंट यहाँ पे 0 लिया है कि 0 का जो मैं नेबरहुड ले रहा हूँ तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके जब भी हम x को लेफ्ट साइड से लेके आ रहे हैं या राइट साइड से लेके आ रहे हैं तो दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर जो हमें इसके नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड के अंदर हमें फंक्शन की बाउंडेडनेस नहीं दिख रही, फंक्शन की कोई भी फाइनाइट वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है मेरे दोस्त। तो यहाँ फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड हो जाता है। तो जब फंक्शन अनबाउंडेड है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट
नहीं करती है। फंक्शन अनबाउंडेड है उस पॉइंट पे तो लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो फंक्शन वहां पे कैसा दिखेगा, आपको बाउंडेड दिखेगा, आपको वैल्यूज उसकी देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, ओके। तो अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, जो पहली क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जैसे जैसे x c की तरफ जा रहा है वैसे x टेंड्स टू c, देन फंक्शन की जो वैल्यू है f किसकी तरफ टेंड कर रहा था, l की तरफ टेंड कर रहा था। और हमने इस चीज को इस तरह से लिख दिया था कि लिमिट x टेंड्स टू c f इज इक्वल टू l। l एक रियल नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पे रियल नंबर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे x c की तरफ जाता है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज जो है वो l की तरफ जाती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया था, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f, फंक्शन के ऊपर लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू कितनी है, l है, एक रियल नंबर है। तो उसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हमने ये चीज बनाई कि जैसे जैसे आप x टेंड्स टू 0 कर रहे हो, जैसे जैसे x की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप x की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके नजदीक जा रही है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। फंक्शन की वैल्यू किसके नियर जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आती है इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन। क्या निकल कर आती है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों के लिए। कि फंक्शन a टू r c अगर क्लस्टर पॉइंट है भाई, हमें तो क्लस्टर c तो हमेशा क्लस्टर पॉइंट रहा ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू c f इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिख लो या माइनस इनफाइनाइट लिख लो। तो अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से तो हम जा नहीं सकते, बट हमने यहाँ पे एक और वर्ड ऐड किया है कि कोई भी अगर रियल नंबर लोगे, ठीक है, कोई भी अगर रियल नंबर लोगे तो उस रियल नंबर से जो फंक्शन की वैल्यू है हमेशा बड़ी ही मिलेगी। इस चीज को इनफाइनाइट दर्शाता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लोगे तो फंक्शन की वैल्यू उससे जरूर, उससे फंक्शन की वैल्यूज उससे बड़ी जरूर मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफ तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई 1/x² यहाँ पे 1 रखा तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 रखा तो 1/4, 3 रखा तो 1/9 और 1/2 रखा तो 4 आ गया, 1/3 रखा तो 9 आ गया। इस तरह से ये बनता जाता है, और जब माइनस की रखते हैं तो इस तरह से बन जाता है। ये तो फंक्शन वाले चैप्टर में इसका भी ग्राफ मैंने, क्योंकि देखो फंक्शन जो है ना, फंक्शन का चैप्टर हो गया, लिमिट का चैप्टर हो गया, ग्रेजुएशन में क्या होता है सभी चीजों का ना ऐड होते चलता है। 11th-12th के 2-3 चैप्टरों को मिला के ग्रेजुएशन के अंदर एक यूनिट बना दी जाती है, तो वहाँ पे सारे 11th-12th के कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए 11th-12th की जो वीडियोस मैंने आपको कराई है वो आपको देखनी जरूरी है। अगर टाइम लगा तो एक 11th-12th की स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें भी आप अपना हिसाब देख पाएंगे, वैसे तो प्लेलिस्ट में है ही। ठीक है, तो भाई ये वाली बात होगी कि हर एक आर के लिए फंक्शन की वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जो उस आर से बड़ी होगी, तो उसको हम तब तो हम कहेंगे प्लस इनफाइनाइट है। फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू c तो आंसर है फाइनाइट। और जब एक कोई हर एक आर के लिए फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी मिल जाएगी तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी बोल देंगे। समझाता हूँ एक बार, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक रियल नंबर लिया कि कोई भी रियल नंबर बोलो इनफाइनाइट। कब हम बोलेंगे इनफाइनाइट लिमिट है कि आप कोई भी रियल नंबर चूज कर लो और उस रियल नंबर से अगर x की वैल्यू रखने पे उस रियल नंबर से अगर कोई बड़ा फंक्शन की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब समझ लीजिए जो फंक्शन की लिमिट है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं ऐसे भी अगर नीचे की बात करेंगे तो उसमें r से छोटी की बात चली जाएगी कि ऐसा कोई r सिलेक्ट कीजिए कि जिससे फंक्शन की वैल्यू छोटी चली जाए। कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट करो और फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी मिल जाए तो वो इनफाइनाइट को टेंड्स करती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का मतलब ये है मेरे। ओके, इनफाइनाइट लिमिट का मतलब आपको समझ में आया। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब क्या है? ठीक है, अभी तक हम रियल लिमिट की बात कर रहे थे जहाँ पे एल की वैल्यू हमेशा रियल नंबर आ रही थी। अब हमने बात करी है इनफाइनाइट। ये बेसिक कंसेप्ट है जो स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी थ्योरेटिकल पार्ट को। जब आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप उसकी फिर एप्लीकेशन अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अगर थ्योरी ही, अगर बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके अंदर वो कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं।
मेरे दोस्त वो क्वेश्चन सोल्व इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपने थ्योरी के ऊपर काम नहीं किया, आपने बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर काम नहीं किया। अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में डीप में समझ लेते हैं तो आपको कभी ट्रिक आया ना आए पर कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट और थ्योरी को बहुत डीपली समझना चाहिए, ठीक है। बताने को देखो ये पिछली क्लास थी उसमें एक बेसिक बात मैंने आपको बताई थी लिमिट के बारे में, और इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हम आप सबको पता है, पर ये कहाँ से पैदा हुई, ये इनका ओरिजिन क्या था, वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, जिससे कभी जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही फिर आपकी प्रैक्टिस में हेल्प होगी, ठीक है भाई। ओके तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में इसमें आर के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा इससे एक बड़ी मिलेगी, और इस माइनस इन्फिनिटी में आर से हमेशा फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ छोटी मिलेगी, ठीक है। अब ये केस वो था मेरे दोस्त कि जिसमें दोनों लेफ्ट साइड से जब मैं टेंस कर रहा था या राइट साइड से टेंड कर रहा था जीरो को, तो दोनों ही हमें कहाँ तक लेके जा रही थी, इनफाइनाइट तक लेके जा रही थी। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने एग्जांपल ले लिया 1/x, तो 1/x का जब आप देखो पॉजिटिव एक्सिस के लिए ये ग्राफ बनता है और माइनस एक्सिस के लिए ग्राफ ये बनता है। फंक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो हम फिर ये इसका आंसर हम किस तरह से करते हैं कि अगर हम लेफ्ट से टेंड करते हैं जीरो को, सॉरी राइट से टेंड करते हैं जीरो को, तो आंसर क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है। वो ये लिख दी राइट हैंड लिमिट जिसको हम बोलते हैं। और लेफ्ट से अगर इस पॉइंट को हम एक्स को टेंस कर रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है, जो कि यह इस केस में हम सी का मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। तो इसमें कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों लिमिट को बता दिया कि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें दोनों सेम जा रही थी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, अगर हम लेफ्ट से भी टेंड कर रहे हैं तो भी और राइट से टेंड कर रहे हैं तो भी। बट यहाँ दोनों केस अलग है। जब लेफ्ट से टेंड कर रहे हैं जीरो को तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और राइट से टेंड करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ से आपको जैसे लिमिट में दो लिमिट आ गई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट आ गए थे, ऐसे ही इनफाइनाइट लिमिट के अंदर भी प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, मुझे होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और ठीक है, आज देखो छोटी सी क्लास है, मैं बस मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ भी, थोड़ा पढ़ाई की वजह से। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, आप ट्रस्ट रखिए, आपको निराश नहीं करूँगा कभी। थोड़ी थोड़ी क्लासेस हफ्ते में 1-2 क्लासेस होंगी, ठीक है, जिससे थोड़ी थोड़ी क्लासेस आती रहेंगी। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको सिलेबस कवर हुआ मिलेगा, प्रैक्टिस हम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी पर छोटी छोटी क्लासेज हैं, बस कोशिश कर रहा हूँ एक बार रेगुलरिटी बन जाए छोटी छोटी क्लासों से, फिर तो बड़ी बड़ी क्लासेस भी आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी। ये आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और रेगुलरिटी से पढ़ते रहिए। फिर से आपसे मुलाकात, तब तक।